हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूं कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। कक्षा छठी कक्षा में हमारा विषय है यह गणित। और गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ है, लेसन है, वह है लेसन नंबर 18, 3 डायमेंशनल शेप्स, अर्थात प्रकरण 18वां, त्रिविम आकार। और मैं हूँ आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए शुरू करेंगे अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम ऐसे कुछ आकार को देखते हैं जो कि आपके इर्द गिर्द आसपास नज़र घुमाएं तो ऐसे ज़रूर कोई न कोई आकार आपको दिख जाएंगे। कंपास बॉक्स से लेके कचरे का डब्बा, घर में बर्तन, साबुन की टिकिया, ये सब कुछ इसी आकार से मिलते जुलते हैं। चलिए ध्यान से देखते हैं कुछ अन्य आकारों को। यह डाइस, पासा, रूब्रिक्स, ये कुछ विशेष आकार के हैं। साबुन। तो ऐसे आकारों को क्या कहेंगे, क्या फ़र्क है इन आकारों में? तो चलिए हम पहले देखते हैं, तुलना करते हैं अभी जो आकार हम देखेंगे और पहले जो हमने आकार देखा था। यह एक रेखा आपने देखी होगी ना, सीधी लंबी रेखा इसमें, और यह है रेखाखंड, यह भी एक लंबी आकृति है, रेखाखंड। इसमें हमें इसको मापना है तो लंबाई नापेंगे, पट्टी से नापेंगे, केवल लंबाइयां ही नाप सकते हैं। ये लंबी आकृति है। यह क्या है? यह एक वर्ग है। तो क्या ये केवल लंबी आकृति है? नहीं, ये फैली हुई समतल चपटी आकृति है, यानी लंबाई भी है और साथ साथ चौड़ाई भी है। वैसे यह भी एक चपटी आकृति है जो जगह घेर रही है, समतल जगह। यह भी आकृति है त्रिभुज, समतल जगह घेर रही है। एक वृत्त था, ये त्रिभुज है। यह कुछ केवल लंबाई नहीं है, उसमें कुछ चौड़ाई, फैला हुआ भाग भी है जो कि जगह घेरती है, समतल भाग। यह आयत है, यहाँ भी कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ा भाग है इसमें। तीसरा देखते हैं तो यहाँ लंबाई चौड़ाई के अलावा भी कुछ मोटाई है, मोटा है ये, यानी इसमें माप और बढ़ गया। पहले रेखाखंड में एक लंबा भाग था। आयत, वर्ग, वृत्त में लंबाई के साथ साथ चौड़ाई, दो हिस्से हो गए मापने के लिए, दो लंबाइयाँ हो गई। यहाँ पर हम देख रहे हैं लंबाई चौड़ाई के अलावा कुछ मोटाई, मोटी आकृति है। ये सभी मोटाइयों के साथ, यानी तीसरा माप भी इसमें शामिल हो गया, तीसरी लंबाई भी शामिल हो गई। तो ऐसी ही आकृतियों को हम त्रिविम आकृति कहते हैं और इनके अलग अलग नाम हैं। उनके आधार, उनके आकार के अनुसार इनके अलग अलग नाम हैं, उन्हें हम जानेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यह एक आकृति क्या है? रेखाखंड, केवल लंबा है, इसमें हमें मोटाई या चौड़ाई नजर नहीं आती। लेकिन अगर
ऐसे बहुत सारे रेखाखंड एक के ऊपर एक रखें तो यह फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, और यह जो आकृति आपके सामने आएगी लंबी के साथ ये मोटी हो गई। तो इसमें लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी हो गई, जगह घेरने लग गया ये। तो लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी। तो लंबा और लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी, यानी 2 माप इसमें हो गए। आगे देखते हैं, ये लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ इस आकृति में मोटाई भी आ गई, यानी ये मोटी आकृति है, लंबाई है, चौड़ाई है और कुछ मोटाई भी है। तो हमारा जो आज का घटक है वो ऐसे ही आकृतियों पर है जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ कुछ मोटाई भी हो। तो यहाँ पर एक माप है, इसलिए हम इसको एक आयामी आकृति या एक विम आकृति कहते हैं। यहाँ पर लंबाई चौड़ाई 2 माप है तो 2 आयाम या 2 विम आकृति कहेंगे। जबकि यहाँ पर 3 आयाम है या विम है तो इसे त्रिआयामी या त्रिविम आकृति कहते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर कहते हैं। तो जिस आकार में 3 लंबाइयाँ होती हैं ऐसे आकार को त्रिविम आकार कहते हैं। लंबाई चौड़ाई के साथ साथ मोटाई या गहराई या ऊंचाई भी हो सकती है। तो त्रिविम आकार, 3 विम, 3 माप वाली, 3 आयाम वाली, 3 डायमेंशन वाली आकार। तो त्रिविम आकार ही हमारा आज का घटक है, 3 डायमेंशनल शेप, 3D। तो अभी आपने देखा त्रिभुज एक चपटी आकृति, लेकिन वही त्रिभुज मोटी हो गई तो मोटी आकृति हो गई। तो पहला 2 आयामी है, दूसरा 3 आयामी है, त्रिविम। ऊपर देख रहे हैं ये एक आयताकार तिरछी आकृति है और ये मोटी आकृति है। तो एक चपटी है, एक मोटी है। उसी प्रकार यह एक वृत्ताकार क्षेत्र है और यह मोटी आकृति है, गोला है ना। ऐसे आकृतियों को गोला कहते हैं। तो गोला, वृत्त और गोला में अंतर है। वृत्त चपटी 2 आयाम की आकृति है, गोला त्रिआयामी आकृति है। तो त्रिविम आकार, 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल शेप। अब हम चलते हैं त्रिविम आकृतियों पर, चर्चा करेंगे कुछ आकृतियों के द्वारा। 2 आयामी आकृति जो हमने पढ़ा है, जैसे आयत, आयत द्वारा कौन सी त्रिविम आकृति बनती है उस पर चर्चा करेंगे। तो हमारा मुख्य आकृति है आयत, इसी आयत से हम त्रिविम आकार को देखेंगे, जानेंगे। तो ये आयत है। अगर ऐसी आकृति जिसमें जितने भी पृष्ठ आप देख रहे हैं, चपटे भाग, समतल भाग, सब आयत ही आयत हो, जैसे ये नीचे बिछा हुआ आयत, खड़ी दीवार आयत, दूसरी दीवार भी आयत, तीसरी दीवार भी आयत और चौथी दीवार भी आयत, और ऊपर जो छत है समतल भाग वो भी आयत। तो 6 प्रकार के पृष्ठ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, सभी आयत ही आयत हैं। ऐसी आकृति को घनाभ कहते हैं, क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ में जितने भी पृष्ठभाग आप देख रहे हैं 6 के 6 सब आयत के आकार के ही हैं, और ऊपर नीचे, आमने सामने, दाएं बाएं जो सामने सामने वाले आकार हैं, आयत हैं, सब समान है। जैसे कि ये 4 और 2 आमने सामने है, ये आकार समान है। वैसे ही देखिए 4 और 2 का आकार समान। उसी प्रकार ये 3 जो है राइट साइड में और उसके सामने का 5, दोनों का आकार समान
और 6 नंबर का पृष्ठ और 1 नंबर का जो पृष्ठभाग, ये दोनों का आकार समान है। कुल 6 पृष्ठभाग हैं। समतल भाग को कहते हैं पृष्ठभाग। तो देख रहे हैं जोड़ी जोड़ी से आमने सामने की जोड़ी समान समान है, दिखाई दे रही है। तो 6 पृष्ठभाग हैं इसमें। तो सभी आयत के आकार के ही होते हैं। तो ये आकृति है घनाभ। घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। ध्यान रखेंगे, 6 पृष्ठभाग। तो घनाभ का एक अंग हमने देखा, पृष्ठ कितने हैं? 6। अब उसके कोने देखते हैं। जहाँ पर 3 पृष्ठ आके जुड़ रहे हैं, एक कोना बनता है, उसको हम बिंदु ABCD नाम दे देते हैं और PQRS नाम दे देते हैं। वो कोना है। तो घनाभ में कुल 8 कोने, जिसे हम शीर्ष बिंदु कहते हैं, 8 हैं। कितने शीर्ष बिंदु हैं? 8। त्रिभुज में 3 होते हैं, चतुर्भुज में 4, आयत में 4, वर्ग में 4। लेकिन हम जब त्रिविम आकृति जाएंगे तो वहाँ पर शीर्ष बिंदु की संख्या ज़्यादा होती है। घनाभ में 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। कौन कौन से, उसे हम देख लेते हैं। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। उन शीर्ष बिंदुओं को अगर हम जोड़ते हैं इस तरह से, या यूँ कहें कि जो हमारा आयताकार पृष्ठभाग है, वो 2 पृष्ठभाग जहाँ पर जुड़ते हैं वहाँ पर एक रेखाखंड बनता है, जैसे कि लाल रंग में दिख रहा है SR PQ, जहाँ पर दो दीवार एक दूसरे को जोड़ रहे हैं। ये सभी जो जोड़ है वो लंबी आकृति है, रेखाखंड की जैसी दिखाई देती है। इस तरह से यह दिखाई दे रही है। और ऐसी आकृति देख रहे हैं ना, ये लंबे लंबे जोड़ हैं, जिन्हें एक विशेष नाम है। देख रहे हैं तो 4 4 4 एक ही जैसे आकार के हैं, जिन्हें हम कोर कहते हैं। कोर मतलब 2 पृष्ठभाग जहाँ पर से जुड़ते हैं वह लंबा भाग। तो यह एक घनाभ है। और जितने ये रेखाखंड दिख रहे हैं, जैसे आकृति चतुर्भुज, वर्ग, आयत, त्रिभुज में भुजाएं होती हैं, वैसे ही घन त्रिआयामी आकृतियों में ये कोर होते हैं। और कोर, 3 कोर जहाँ पर मिलेंगे वहाँ शीर्ष बिंदु बनता है। उसको हम नाम दे सकते हैं। तो शीर्ष बिंदु 8, पृष्ठभाग हमने देखा 6, और कोर कितने हैं? 12 घनाभ में। और उसके आमने सामने के पृष्ठ समान होते हैं। सभी पृष्ठ आयताकार होते हैं, लेकिन सभी समान नहीं होते हैं। आमने सामने के समान होते हैं, बाकी आयताकार होते हैं। छोटा आयत, बड़ा आयत भी हो सकता है, अलग अलग जो संलग्न पृष्ठ हैं। लेकिन आमने सामने के समान। छोटे होंगे तो दोनों सामने आमने के समान ही छोटे होंगे, बड़े होंगे तो आमने सामने के दोनों आयत समान ही होंगे। तो ये हो गया आयत से बनने वाली आकृति, त्रिविम आकृति, जो सभी पृष्ठभाग आयत था। अब वर्ग से बनने वाली आकृति, जिसमें आप समझ गए होंगे कि सभी पृष्ठ वर्ग का ही होगा। जैसे ये एक वर्ग है और उस पर खड़ी जो भी आकृति है, सब वर्ग वर्ग वर्ग, उसी आकार का वर्ग, 6 वर्ग जुड़ के यह एक त्रिविम आकृति बनी, जिसे घन कहा जाता है, क्यूब कहा जाता है।
घन। पहला था घनाभ जिसमें सब आयत ही आयत था, ये है घन क्यूब जिसमें सब वर्ग ही वर्ग है। और 6 पृष्ठभाग इसके भी हैं, जैसे घनाभ के थे, क्यूबॉइड के थे, सेम वैसा ही है, सब कुछ वैसा ही है, केवल जो पृष्ठभाग है वो सब वर्ग है। तो घन के भी 6 पृष्ठभाग होते हैं। सभी पृष्ठ वर्गाकार होते हैं, घनाभ में सब आयताकार होते हैं। तो पृष्ठ 6 हो गए। शीर्ष बिंदु उतना ही जितना घनाभ में था, 6 शीर्ष बिंदु नहीं 8। कितने हैं? 8। 4 नीचे 4 ऊपर, 8 शीर्ष बिंदु। कोर भी सेम उतना ही, लेकिन यहाँ पर सभी कोर समान लंबाई के होंगे क्योंकि ये सब वर्ग है एक ही आकार का। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कोर कितनी है? 12 और एक ही लंबाई की। तो घन में भी 12 ही कोर हैं, लेकिन सभी कोर समान लंबाई की हैं। तो घन और घनाभ के हमने पृष्ठ देखे कितने हैं, कोर देखे कितने हैं, शीर्ष बिंदु कितने हैं। दोनों के समान ही हैं, खाली आकार अलग अलग है। घनाभ में सभी आयत हैं, घन में सब वर्ग हैं। संख्या पृष्ठों की, शीर्षों की, कोरों की समान थी। ये हम कुछ व्यवहारिक एग्जाम्पल वस्तु देख रहे हैं जो कि घन या घनाभ आकार के हैं। तो डाइस लूडो आप खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, उसमें जो पासा है वह घन आकार का है। ये स्पीकर बॉक्स जो देख रहे हैं वो घनाभ के आकार का है। ये जो बड़ा सा फ्रिज देख रहे हैं आप, या कबाड़ होता है जो, यह घनाभ के आकार का होता है। ये आपने अब समझ लिया होगा कि वस्तुओं के आकार कौन से होते हैं। अब हम चलेंगे आयत और वर्ग के बाद त्रिभुज से बनने वाली घन आकृति। तो ये त्रिभुज है, आधार उस पर अगर कोई हम आकृति खड़ा करें, इमारत खड़ा करें, तो नीचे और ऊपर तो त्रिभुज बनेगा। जैसे वहाँ पर भी आयत था तो नीचे ऊपर आयत था, वर्ग था तो नीचे ऊपर वर्ग था ही, बाकी सब वर्ग ही था। यहाँ पर हम देखते हैं तो, और इनके दीवार को अगर जोड़ें, भुजाओं को अगर हम दीवार खड़ा करें भुजाओं पर, तो इस तरह से यह आकृति दिखाई देगी। ये तीसरा पृष्ठभाग जो कि आयत हो गया, पहले 2 थे वो त्रिभुज थे, चौथा भी आयत, और जो सामने बड़ा दिख रहा है वह भी आयताकार ही है। तो हमें यहाँ पर 5 पृष्ठभाग दिखाई दे रहे हैं। ऐसी आकृति जो कि इसका आधार और छत त्रिभुज हो उसको कहते हैं प्रिज्म। क्या कहते हैं? प्रिज्म। प्रिज्म ऐसी आकृति, त्रिविम आकृति जिसका आधार और उसका छत वह त्रिभुज होता है। और पृष्ठभाग आप देख रहे हैं सभी समान नहीं है। 5 पृष्ठ होते हैं जिसमें से 2 जो हैं वो त्रिभुजाकार हैं और 3 आयताकार हैं। तो आड़े त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और खड़े जो हैं वो आयताकार पृष्ठ होते हैं। प्रिज्म में 3, कुल मिलाकर 5 पृष्ठ होते हैं प्रिज्म में। तो प्रिज्म के कुल पृष्ठ कितने हो गए? 5। शीर्ष बिंदु कितने हो गए? बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। सभी बिंदु को आप देख लीजिए कोने को, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 शीर्ष बिंदु हैं। कोर कितने हैं? कोर मतलब जैसे हम भुजा कहते हैं द्विआयामी आकृति में, यहाँ कोर है जहाँ पर 2 पृष्ठभाग जुड़ते हैं। देख लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। 9 कोर होते हैं प्रिज्म के। बहुत आसानी से आप अब समझ रहे हैं पृष्ठभाग क्या है, शीर्ष बिंदु क्या है, कोर क्या है। तो ये हमने त्रिभुज से बनने वाली त्रिआयामी आकृति देखी, त्रिविम आकृति देखी। अब वृत्त से बनने वाला एक त्रिविम आकृति देखते हैं। जमीन का छत वृत्त है और जमीन वृत्त है और उसका जो छत है वो भी वृत्त है। इनसे बनने वाली आकृति कैसी होगी आप बता सकते हैं? इस तरह से होगी, ड्रम जैसा, पाइप जैसी रचना। इसमें खास बात है, इसमें कोई सीधी रेखा आपको दिखाई नहीं देगी। इसे कहते हैं बेलन, वृत्तीय बेलन, वृत्त के आकार का बेलन, लंब वृत्तीय बेलन। इसमें हम ऊपर एक किनारा है, नीचे एक किनारा है, वृत्ताकार कोर है। यानी इसका कोर जो है वृत्ताकार है। पृष्ठभाग, चपटे भाग इसमें ऊपर और नीचे वृत्त हैं। 2 और वक्र घुमावदार जो हिस्सा है वो तीसरा भाग है। यानी 3 पृष्ठभाग इसमें हैं, 2 वृत्त के आकार का, एक वक्र घुमावदार। कुल मिलाकर लंबवृत्तीय बेलन में 3 पृष्ठभाग हैं। तो लंबवृत्तीय बेलन के कुल पृष्ठ कितने हैं? 3। बिल्कुल सही आपने पहचाना। अब देखते हैं इसके कोर यानी पृष्ठ एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। तो ये जुड़े हैं इस वृत्ताकार भाग से और वो है 2। तो कोर कितने हैं यहाँ पर? 2। इसमें कोई रेखाखंड जैसी रचना नहीं है, वृत्ताकार है। 2 कोर, और कोर एक दूसरे को कहीं मिल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब शीर्ष बिंदु बनेगा ही नहीं। तो इस बेलन में कोई भी शीर्ष बिंदु हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कोई कोना नजर नहीं आ रहा है। तो शीर्ष बिंदु हो गए 0। तो लंबवृत्तीय बेलन ऐसी आकृति जिसमें पृष्ठ तो है, कोर भी है, लेकिन शीर्ष बिंदु नहीं है। तो अभी हमने 4 प्रमुख आकृति देखी जो कि आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त के आधार से बनी है। तो हमने ऐसे आकारों को देखा, समझा जिसका आधार यानी जमीन का हिस्सा और छत दोनों एक ही आकार के हैं। यानी नीचे आयत है तो ऊपर भी आयत, नीचे वर्ग ऊपर वर्ग, नीचे त्रिभुज ऊपर त्रिभुज, नीचे वृत्त ऊपर भी वृत्त है। ऐसे आकृतियों को जोड़ने से अलग अलग त्रिविम आकृतियाँ बनी हैं जिसको हमने देखा। पहली आकृति घनाभ, दूसरी घन, तीसरी प्रिज्म और चौथी जो है लंब वृत्ताकार बेलन। तो ये बेलन क्यों कहा जाता है? ऐसी सभी आकृतियां बेलन ही है। बेलन मतलब ऐसी आकृति जिसका आधार नीचे का हिस्सा एक और उसके ठीक सामने ऊपर छत का हिस्सा दोनों अगर एक जैसा हो तो पाइप जैसी रचना बनती है। वो पाइप का आकार चाहे आयताकार हो, चाहे वर्गाकार हो, चाहे वो त्रिभुजाकार हो या वृत्ताकार हो, वह बेलन ही है। पाइप जो है वो बेलन ही होता है। तो ऐसे आकारों को हम एक सामान्य भाषा में बेलन कहेंगे। लेकिन कैसा बेलन? तो जैसा उसका आधार हो। तो आयताकार बेलन, वर्गाकार बेलन, त्रिभुजाकार बेलन या वृत्ताकार बेलन या लंब बेलन भी कहा जाता है। तो ये सब आकृतियां बेलन का ही रूप हैं, नाम अलग अलग हैं। जैसे इसे हम आयताकार बेलन कह सकते हैं जो कि घनाभ है, ये वर्गाकार बेलन जो कि घन है, ये त्रिभुजाकार बेलन जो कि प्रिज्म है, और ये वृत्ताकार बेलन, इसको हम वृत्ताकार बेलन ही कहते हैं। तो इस तरह से ये सब बेलन की आकृतियां थी। और बेलन हम कहेंगे तो नीचे और ऊपर दोनों जो आकार है वह समान होगा। आधार और छत का आकार हमेशा समान होगा, सब बेलन ही होता है। तो क्या बेलन खाली इतना ही होता है? नहीं। फिर नीचे आधार जितने भी भुजा वाली आकृति हो
ऊपर भी आधार में ऊंचाई में छत में उतनी ही वही आकृति हो तो वो आधार के नाम से ही बेलन का नाम पड़ जाएगा। जैसे कि ये क्या है, 1 2 3 4 5 भुजा वाली आकृति जिसे हम पंचभुज कहते हैं। 4 भुजा को चतुर्भुज, 5 भुजा वाली को पंचभुज, ऐसे 6 भुजा वाली आकृति को षटभुज, 7 भुजा वाली को सप्तभुज ऐसे कहते हैं। तो पंचभुज है अगर आधार और उसका छत भी अगर पंचभुज है तो ये बेलन बन गया। और कौन सा बेलन बन जाएगा? इस तरह का बेलन बनेगा। ये सभी भुजाओं को से भुजा को मिलाने वाला एक दीवार पृष्ठभाग। तो हम देख रहे हैं 5 भुजा है तो 5 खड़ी दीवार बनेगी और ऊपर नीचे छत है और आधार है। 5 और 2 7 पृष्ठभाग हो गए। ऐसे आकृति को पंचभुजी लंब बेलन कहेंगे क्योंकि पंचभुज से बना है। तो पंचभुज आकार बेलन या पंचभुजी लंब बेलन 5 भुजाओं से बना हुआ आकृति का यह बेलन है। इसमें आधार, कोर, पृष्ठभाग आप गिन सकते हैं और गिनने का प्रयास कीजिए। अब आधार क्या होता है, पृष्ठभाग क्या होता है, कोर क्या होता है, शीर्ष बिंदु क्या होता है, आपने यह जाना है। गिनकर हमें प्रैक्टिस करनी है। चलिए इस आकृति का नाम बताइए। इसका आधार में कितनी भुजा है? 7 भुजा है, इसलिए यह सप्तभुज है। इसका छत भी सेम वही है, सप्तभुज। तो अब ये बन जाएगा बेलन। हम इनकी भुजाओं पर दीवार खड़ी करते हैं, सब आयताकार होगा। आयत के आकार का होगा। जितनी भी खड़ी दीवार हैं, पृष्ठ है, सब आयताकार। तो 2 है आड़ी सप्तभुज और 7 भुजाओं पर 7 पृष्ठभाग, यानी 7 और 2 9 पृष्ठभाग हो गए इसके। और सप्तभुज से बना है इसलिए इसका नाम हो गया सप्तभुजी लंब बेलन या सप्तभुजाकार लंब बेलन या बेलन। तो भुजाओं के नाम से ही बेलन का नाम पड़ गया। अब इसमें शीर्ष, कोर और पृष्ठ की संख्या गिनकर जानने का प्रयास कीजिए। अब इसके आगे की जानकारी हम अपने अगले लेसन में लेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।